हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखी थी। उसके साथ मैंने आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड किया था। तो आज हम वही करने वाले हैं विद द इंग्लिश। तो इंग्लिश की समरी, इंग्लिश के चैप्टर्स की समरी एंड एवरीथिंग फ्रॉम like strategy to summary to like the notes, everything I will provide you in this video. So वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरे पास क्लास 12 का सिलेबस है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट द रीडिंग स्किल्स और द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है अनसीन पैसेज बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। कम से कम 2 पैसेज होते हैं। जो एक होता है दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फरेंस, ठीक है। और जो दूसरा पैसेज होता है वो थोड़ा फैक्चुअल बेस होता है। उसमें आपको फ्लो चार्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों पैसेजेस की वर्ड लिमिट अगर हम कंबाइन देखें तो 700 टू 750 वर्ड्स होती है। एंड उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 22 नंबर का होता है। 12 नंबर का एक अनसीन पैसेज और 10 नंबर का एक अनसीन पैसेज, ठीक है। कोशिश करो कि पूरे के पूरे अनसीन पैसेज को आप विद इन 30 टू 40 मिनट्स खत्म कर दो, सो दैट आप आगे अपने लिटरेचर और राइटिंग स्किल्स पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाओ, ठीक है। एंड मेक श्योर कि अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे उसके बाद जब आप अनसीन पैसेज को रीड करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है, और वही क्वेश्चंस आप फिर अपने अनसीन पैसेज में ढूंढ के उसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर करो कि आप कम से कम 4 से 5 अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एंड वैसे भी अनसीन पैसेज इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ईजी ही होते हैं, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस अनसीन पैसेज, ठीक है। तो अनसीन पैसेज तुम्हारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो हमें नहीं पता कि कौन सा अनसीन पैसेज हमें दिया जाएगा, बट राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर ये हमारे हाथ में है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। अगर हम राइटिंग स्किल्स की बात करें तो राइटिंग स्किल्स हमारी 18 नंबर की होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फॉर्मेट, ठीक है। अगर हमें पता है कि फॉर्मेट कैसा है तो अनसीन पैसेज के बाद राइटिंग स्किल्स में हम कुछ ना कुछ फॉर्मेट अगर हमें पता है तो हम राइटिंग स्किल्स में कुछ ना कुछ लिख देते हैं। सबसे पहला आपका आता है नोटिस, जो कि 50 वर्ड्स तक का होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक आंसर करना है। 4 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 नंबर फॉर्मेट का होगा, 2 नंबर कंटेंट का होगा, एंड स्पेलिंग और ग्रामर का सिर्फ 1 नंबर होगा, ठीक है। तो आपको फोकस किस पे करना है? कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं, उसके बाद स्कूल का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट में हम कुछ कन्वे करने की कोशिश करते हैं। कि वैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के हेड गर्ल हो या आप स्कूल के हेड बॉय हो, आपको बोला गया है कि इस दिन जो है स्कूल में एक एनुअल डे जो है मनाया जा रहा है, और जिन जिनको पार्टिसिपेट करना है उस एनुअल डे में वो अपने नाम मुझे बता दे। आप इसको आपको एक नोटिस बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने डेजिग्नेशन जो आप लास्ट में लिखते हैं वो लिखेंगे, लेकिन बीच के कंटेंट पे क्या लिखेंगे कि हमारा स्कूल एक एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। कब कर रहा है, ठीक है। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब कर रहा है, कौन से दिन, मतलब एक तो डेट हो गई, एक आपका डे हो गया, ठीक है। साथ में जो है कौन सी टाइमिंग पे कर रहा है, लाइक टाइमिंग यू हैव टू राइट। उसके बाद कौन सी जगह पे कर रहा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, एनी योर हेरिटेज हॉल है, जो भी है वो आप लोकेशन लिखेंगे। साथ में आप लिखेंगे कि whoever इज इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस एनुअल फंक्शन कैन गिव देयर नेम टू मी। डेडलाइन आप लिख देगा कि इस दिन तक आप मुझे अपने नाम प्रोवाइड कर दे। नीचे जो नाम आपको अपने क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख के, नीचे आपकी जो डेजिग्नेशन आपके क्वेश्चन में लिखी होगी वो आपको लिख देना है। तो नोटिस बहुत ईजी होता है, बट ये है कि आपको बहुत ही क्रिस्प वे में लिखना है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं डालनी है। बट यस, वजह क्या है, ठीक है, लाइक द व्हाट इज अ फंक्शन और व्हाट इज द लाइक ओकेजन, उसके बाद डेट, डे, टाइमिंग एंड योर वेन्यू। दिस 5 थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन मतलब फॉर्मल इनविटेशन होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेशल इंसान को बुला रहे हो। इमेजिन करो कि आपका स्कूल एक दोबारा से एक एनुअल डे पार्टिसिपेट जो है कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल एक डांस कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड आप चाहते हो कि एक फेमस डांसर, या फिर हम सिंगिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंगिंग कंपटीशन है, एंड आप चाहते हो कि नेहा कक्कर जैसी सिंगर है, वो उनको आप अपने स्कूल एज अ चीफ गेस्ट की तरह अपने स्कूल में जो है इनवाइट करना चाहते हो, ठीक है। दैट इज अ फॉर्मल काइंड ऑफ इनविटेशन। आप उनको ग्रीट करोगे सबसे पहले, उसके बाद उन्हें बात बताओगे, एंड लास्ट में ये भी लिखोगे कि अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, हमें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना कि आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते, आर यू फ्री टू कम और आर यू नॉट विलिंग टू कम। ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन में होता है आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो वहां पे आप बिल्कुल भी लाइक उनको ये नहीं पूछते हो, आप बिल्कुल ही लैंग्वेज को इनफॉर्मल रखते हो, हाय हेलो वाली लैंग्वेज को आप रखते हो। सिमिलरली अगर रिप्लाई की बात करूं तो रिप्लाई 2 तरीके से होता है, येस और नो में।
ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं के चीफ गेस्ट हो और आपको एक इन्विटेशन आया है कि आपको इस स्कूल में इन एज़ अ चीफ गेस्ट आपको जाना है, तो आप रिप्लाई लिखो। अब रिप्लाई में ये भी लिख सकते हो कि येस आई विल कम, ठीक है? मैं आ जाऊँगा, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिप्लाई कि आप हाँ बोल रहे हो। एक होता है नो वाला कि मैं नहीं आ सकता, उसमें आप लिख सकते हो कि नो आई कांट कम बिकॉज़ ऑफ माय प्रायर कमिटमेंट्स, ठीक है? आई कांट कम बिकॉज़ माय फैमिली इन माय फैमिली देयर इज़ सम इमरजेंसी, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको येस की तरह रिप्लाई करना है, तो यू हैव टू रिप्लाई एज़ अ येस। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि आपको नो की तरह रिप्लाई करना है, तो आपको नो की तरह रिप्लाई करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, लाइक यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू, आप येस भी लिख सकते हो, आप नो भी लिख सकते हो, देन आप अपने अकॉर्डिंगली जो आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है? इसका मेरे पास जो है पूरी की पूरी आई वुड से फॉर्मेट है। जैसे कि ये हो गया इनविटेशन। तो फॉर्मल इनविटेशन की बात करूँ तो शादी, बर्थडे, चीफ गेस्ट, ये फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल हो गया किसी को पर्सनली इनवाइट कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको शादी का इनवाइट लिखना है, तो शादी के इनवाइट में जैसे शादी का कार्ड लिखा होता है, जब सबसे पहले होस्ट होता है, कौन पार्टी होस्ट कर रहा है, फिर आप ये लाइन लिख सकते हो, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस और रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ठीक है, दिस वन लाइन विल मेक यू, मतलब बहुत अच्छा आपको लगेगा आपके एग्जाम में अगर आप लाइन लिखेंगे। फिर पर्पस क्या है, वेडिंग है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, प्रमोशन हुई है, एनीथिंग द पर्पस। उसके बाद नेम ऑफ द ऑनरी कि अगर कोई कोई चीफ गेस्ट अगर उस पार्टी में आ रहा है तो उसका नाम। उसके बाद डेट टाइम एंड वेन्यू, चारों चीजें आपने लिखनी है। लास्ट में RSVP एंड देन द कॉन्टैक्ट नंबर। दिस विल बी अ परफेक्ट शादी का इनवाइट, ऑफ शादी का फॉर्मल इनविटेशन और एनी लाइक ओकेजन के लिए ये आपका हो जाएगा। अब आप फॉर एग्जांपल ये तो हो गया कि आप गेस्ट को लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी की शादी है और वो 400 बंदों को इनवाइट कर रहा है, तो वो हर किसी को ये वाला कार्ड देगा, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस एंड एवरीथिंग। बट फॉर एग्जांपल अगर वो किसी स्पेशल चीफ गेस्ट को बुलाना चाह रहा है, लाइक अगर किसी की शादी है और वो चाहता है कि मेरी शादी में नियर के जो MLA है वो उसमें जो है अपनी प्रेजेंस दे, या फिर ये चीफ गेस्ट आए, ये सेलिब्रिटी आए, तो उनको हम अलग से कार्ड लिखते हैं, उनके लिए हम ये वाला कार्ड नहीं लिखते। तो फॉर समवन स्पेशल आप ऐसे कार्ड लिखते हो। समवन स्पेशल में सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल, ABC दैट यू कैन राइट, डेट एंड द रिसीवर्स एड्रेस। फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है कि आप क्यों बुला रहे हो, ठीक है? देन रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, फाइन। उसके बाद ये चीज आप ये जो आप मैंने जो लिखा है इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट। उसके बाद आपका जो भी ओकेजन है, जो भी आपको टाइम है, डेट है, वेन्यू है, ये सब आप उसमें लिख देंगे। प्राइड दैट के बाद जो भी आपका कंटेंट है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हम यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे कि वी वुड बी ग्रेटली ओब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर द टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। हम उस इंसान को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको हमारी पार्टी में आना ही पड़ेगा, नो, बिकॉज दे आर समवन स्पेशल, दे आर बिजी पर्सन। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिखेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। लेकिन अब लास्ट में ये भी लिख देंगे, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो हम ये भी बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द हमें बता दें कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। ठीक है, तो उसके बाद योर सिंसियरली, नीचे आपका जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो वो नाम, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो ABC और XYZ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिप्लाई की, लेकिन उससे पहले इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करते हैं। अब ये अब तक फॉर्मल थे। इनफॉर्मल मतलब फॉर एग्जांपल मेरा किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया या मुझे कोई कॉलेज मिल गया और मैं पार्टी रख रही हूँ, तो पार्टी में सिर्फ इनफॉर्मल इनविटेशन में सिर्फ सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट और डियर, नॉट रिस्पेक्टेड, नथिंग। उसके बाद यू विल बी प्लीज टू नो दैट, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे, यू विल बी प्लीज टू नो दैट माई इंटरव्यू हैज बीन क्लियर्ड एंड आई हैव होस्टेड अ पार्टी ऑन 17th of March, Monday, टाइमिंग विल बी 7 PM, ठीक है, एट दिस ग्रेट होटल एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, डू ब्रिंग अंकल एंड आंट, योर अफेक्शनेटली योर नेम, दैट्स इट। ठीक है, वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प एंड वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये आप एप्लीकेशन लिखते हो, क्योंकि इनविटेशन लिखते हो क्योंकि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो। फ्रेंड को ये नहीं लिखा जाता कि मैं बहुत ओब्लाइज होऊँगा अगर तुम अपने स्केड्यूल से मेरे लिए आओगे, ठीक है? ये नहीं लिखते हो, ठीक है? वो आप जो है फॉर्मली लिखोगे कि हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप टाइम निकाल के आओगे, दैट विल बी अ फॉर्मल इन्विटेशन। जब अपने दोस्त को लिख रहे हो तो ये नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इतना लिख दोगे कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ ज़रूर आना और अपने मम्मी-पापा को भी लेके आना, ठीक है? फिर हमारा आता है रिप्लाई। अब रिप्लाई की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले रिप्लाईज़ में आता है
इनफॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किसी चीफ गेस्ट को लेटर लिखा था कि आप प्लीज आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इमेजिन दैट यू आर द चीफ गेस्ट। इमेजिन करो आप चीफ गेस्ट हो और आपको ऐसा इनवाइट आता है जिसमें लिखा होता है कि प्लीज स्पेयर योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड टू ज्वाइन। अब आपको एज अ रिप्लाई लिखना है तो आप क्या लिखोगे, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, थैंक यू फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, काइंड इन्विटेशन टू, जो भी इन्विटेशन आपको आया, कब आया, एवरीथिंग द डिटेल्स। उसके बाद एंड हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्मिंग द प्रेजेंस एट द वेन्यू एट द शेड्यूल्ड टाइम। यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ फॉर्मली, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको नहीं जाना, तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बट ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन दिस सेलिब्रेशन, ठीक है। प्लीज बी कंसिडरेट, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, ठीक है। आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो भी बहुत प्यार से करना है, आपको अगर रिजेक्ट करना है तो भी वैलिड रीजन देकर रिजेक्ट करना है। ऐसा रिजेक्ट नहीं करना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता, नो, यू नीड टू गिव अ वैलिड रीजन कि आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स, आई हैव अ बिजनेस मीटिंग, ठीक है, और माई देयर इज इमरजेंसी इन माई फैमिली, आई कैन ज्वाइन, दैट ऑल यू कैन राइट। नाउ इनफॉर्मली अगर आपको रिप्लाई देना होता है तो सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड ईयर, लास्ट में आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू रिसीव इन्विटेशन, आई विल बी डिलाइटेड टू जॉइन द सेलिब्रेशन, ठीक है। सिंपल सीधी बात हुई, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा आपने, ठीक है। हाँ, ये सब है कि आपको वो सब लिखना होगा, इनविटेशन का टाइम, डेट, सब कुछ वो लिखना होगा। दीज आर द लाइन्स दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम। लाइक कभी कभार क्या होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें, हम रिप्लाई लिखना कहाँ से शुरू करें, हम इनविटेशन लिखना कहाँ से शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्टार्टिंग लाइन और एक एंडिंग लाइन दोनों मैंने आपको लिख के दे दी, आपको बस बीच का कंटेंट अपने आप फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन अगर आपकी ऐसी अच्छी होगी तो मेक श्योर आपको 3 से 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे खुद बोर्ड्स में 91% आए थे एंड मैंने भी यही फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर जॉब एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको रेज्यूमे भी लिखना होता है एंड लास्ट यू हैव द रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। दीज आर द, उसके अलावा आपके पास आर्टिकल राइटिंग भी है, ठीक है, यस, आर्टिकल स्लैश रिपोर्ट। तो आर्टिकल राइटिंग में आपको ये सब लिखना है, बॉडी ऑफ द आर्टिकल, कॉज एंड इफेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स इन कंक्लूजन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो 2 तरीके की रिपोर्ट होती है, एक होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक होती है मैगजीन रिपोर्ट। अब आपके स्कूल की मैगजीन होती है, कॉलेजेस की मैगजीन होती है, उसमें क्या होता है, कोई भी अगर कॉलेज में फंक्शन होता है तो उसकी छोटी सी रिपोर्ट बना के उस मैगजीन में लगा दी जाती है, दिस इज दैट इज वन काइंड ऑफ रिपोर्ट। सेकेंड काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है पुलिस वाली, ठीक है, जो आपके न्यूज़पेपर में आती है। तो दोनों तरीके से रिपोर्ट आ सकती है। अगर तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरी रिपोर्ट ही आती है जो नॉर्मली कॉलेजेस या स्कूल्स की होती है, बट इसको भी एक बार देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई। अब आपको बताया गया कि आपको इस पर रिपोर्ट लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग एंड टाइटल लिखेंगे, फिर बाय आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप जर्नलिस्ट हो, आप को एडिटर हो, आप जो भी हो, आपकी डेजिग्नेशन होगी। उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम होगा, फिर प्लेस और डेट होगी, और पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ जनरल ओवरव्यू दोगे कि रिपोर्ट में हुआ क्या क्या। देन यू विल राइट द मेन रिपोर्ट, जिसमें लिखोगे 4 पीपल वर किल्ड and at least 2 seriously injured when car rammed into a bus at place, date and time, तीनों आपने लिखना है। The injured were immediately taken to the nearby hospital where they succumbed to death. The police have registered the case against, जिसके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर्ड हुआ, एंड द इंस्पेक्टर आई विटनेस सेड, ठीक है। उसके बाद यू कैन राइट द होल रिपोर्ट। दिस इज अ जनरल ओवरव्यू, एक एग्जांपल की तरह आपको दिया है कि आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है। अब इसी तरीके अगर आपको ट्रेन एक्सीडेंट का कुछ रिपोर्ट आ जाती है तो वहां पे भी आप यही सब लिखोगे, सिर्फ आपका कार रैम्ड इनटू बस की जगह यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारी होती है स्कूल रिपोर्ट या कॉलेज रिपोर्ट या मैगजीन रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई इवेंट हुआ आपके कॉलेज में या स्कूल में, कोई एनुअल डे हुआ, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी है, ज्यादातर यही एग्जाम में आता है, ठीक है। ये पूरा आपको ऐसे एज इट इज लिखना है, जहाँ पे ये मतलब ब्लैंक है वो आपको अपना लिखना है, बाकी आप एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है हेडिंग एंड टाइटल, फिर उसको बाय डेजिग्नेशन, डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इवेंट का नाम, जैसे मैं आपको यहाँ पे रिपोर्ट बना के दिखाती हूँ कि एनुअल डे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, स्कूल का नाम, ठीक है, एट प्लेस, प्लेस का नाम, डेट 14th March, imagine everyone participated enthusiastically in the event, a variety of items like gaming, dancing and singing were staged, ठीक है। the IPS officer was invited as a chief guest of the event. The program concluded with the words of appreciation by the IPS sir. He also expressed his hope to see such events again in the future.
इमेजिन करो आप एज अ आईपीएस ऑफिसर को आप यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट की तरह बुला रहे हो, तो मेक श्योर कि जो वैरायटी ऑफ आइटम्स है कि क्या क्या हुआ उसमें आप मेक श्योर करो कि कुछ लाइक अच्छी चीजें हुई, जैसे डिबेट कंपटीशन करके, या फिर लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग आप ऐसा करो कि अगर कोई इमेंस जो है चीफ गेस्ट अगर आप बुला रहे हो, तो मेक श्योर कि डिबेट कंपटीशन और यू कैन से एनी काइंड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन हैज बीन पार्टिसिपेटेड। इमेजिन करो कि कोई सिंगर आया, कोई डांसर आया, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ओके डांसिंग एंड सिंगिंग कंपटीशन हैज बीन डन, थोड़ा इंटरलिंक करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है तो जॉब एप्लीकेशन। ये पूरी जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आपने एज इट इज करके यू कैन राइट इट कि इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ कि कौन सी पोस्ट है, जैसे एचआर की पोस्ट है, एनी पोस्ट यू कैन राइट इन दिस, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, वो रिज्यूमे में आ जाएगा। आई एम अ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, प्लीज फाइंड माई enclosed biodata for the said purpose. If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication, hoping for a favorable response. ठीक है, देखो ये प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, जितने भी ये फॉर्मेट है इसको एज इट इज याद कर लेना विद स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन। जॉब एप्लीकेशन में पूरा याद कर लेना, बस जहां जहां पे आपको नेम ऑफ द न्यूज़पेपर है, पोस्ट है, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखना, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे पूरा का पूरा बायोडाटा मैंने लिख दिया, क्या क्या लिखना होता है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, हॉबी, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, रेफरेंसेस, उसके बाद डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। बस वन मोर थिंग, द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस शुड बी इन सेपरेट बॉक्सेस, ठीक है। जैसे क्वालिफिकेशन लिखे हो तो वहाँ पे आपने लिखना है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, फिर कौन कौन से ईयर में करी है, कौन कौन सी जगह से करी है, एंड कितने कितने परसेंटेज से आपने उसको पास किया, दैट विल बी अ सेपरेट टेबल। अगर आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप न्यू हो, ठीक है, न्यू ज्वाइन हो विद जीरो एक्सपीरियंस, अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस लिख रहे हो तो उसको भी आप लिख सकते हो। अब लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर एक जब मैंने एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन आया था कि केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है, आपको लिखना है। तो उसमें मैंने यही लिखा था कि मैंने जो है 3 साल इस XYZ स्कूल में एज अ लैब असिस्टेंट की तरह काम करा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि जैसे केमिस्ट्री की लैब असिस्टेंट की जॉब है ना, तो अब ये नहीं कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन में लिखा BA हिस्ट्री, देयर इज नो लिंक्ड इन दैट, ठीक है। तो आप लिखो BSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री, PhD इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसी फील्ड से रिलेटेड आपने लिखना है। कहीं पे अगर है कि HR की जॉब है, तो आपको पता है HR वॉज समवट रिलेटेड टू कॉमर्स फील्ड, तो आप कॉमर्स, BCom, MCom या MBA ऐसे करके आप लिख सकते हो। मेक श्योर करो कि जो जॉब प्रोफाइल है वो आपकी क्वालिफिकेशन से थोड़ी मैच करे। ऐसा नहीं कि आपने केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया और आपने क्वालिफिकेशन में लिख दिया MA हिस्ट्री या BA हिस्ट्री, दैट विल मेक नो सेंस, ठीक है। तो ये आपका पूरा राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। ये PDF प्लीज डाउनलोड कर लेना। साथ में लिटरेचर के लिए आई हैव दिस PDF, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स विद अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एडिशनल पॉइंट्स एंड द कैरेक्टर स्केच इसमें है। 7 पेजेस में आपकी पूरी फ्लेमिंगो एंड विस्टास खत्म हो चुकी है। एक पोएट एंड पैनकेक्स से अलग इसमें नहीं है, तो मैंने इसके अलग से आपको PDF प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये पोएट एंड पैनकेक्स है विद देयर, जैसे यहाँ पे पैनकेक क्या है, तो पैनकेक इज अ ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ठीक है, बॉट बाय जेमिनी स्टूडियो इंट्रा क्लोथ्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द शूटिंग डन विद डन इन इंडोर्स, ठीक है। उसके बाद हायरार्की क्या है, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आप जो है प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड मुझे प्लीज बताना। एंड इंग्लिश बहुत ईजी है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लिटरेचर पार्ट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द राइटिंग सेक्शन। एंड राइटिंग सेक्शन में ये जो मैंने आपको दिया है इसको फॉर्मेट को एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। एंड कोशिश करना कि नोटिस, ठीक है, बायोडेटा और आई वुड से जो इनविटेशन रिप्लाई है इनमें से ये करना, ठीक है। मतलब कभी कभार होता है कि आर्टिकल रिपोर्ट में से एक लिखना होता है तो रिपोर्ट लिख देना, क्योंकि रिपोर्ट में थोड़ा कम लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू द आर्टिकल राइटिंग। एंड अगर आर्टिकल में कोई ऐसा सब्जेक्ट आया है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये तो मैं कर लूंगा, अगर फेमिलियर हो उस टॉपिक से तभी अटेम्प्ट करना, अदरवाइज गो विद द रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल में कभी कभी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपको समझ में ही नहीं आया, तो हाउ विल यू एबल टू राइट अ लॉन्ग आर्टिकल ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।